हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसमें बच्चों, आईआईटी में और नीट में, और बोर्ड में इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दूं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कोई चार्ज हमारे पास है तो उस चार्ज, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो या कोई कंटिन्यूस चार्ज बॉडी हो, तो वो अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन बनाती है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या करता है, ऑब्जर्व करता है या एक्सपीरियंस करता है। उस रीजन को बच्चों हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों, क्या आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर को विजुलाइज करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो माइकल फैराडे। कब किया था? तो इन्होंने 1791 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। कहीं कहीं बुकों में इसको लाइन ऑफ फोर्स भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर को विजुलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर बच्चों हम किसी भी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर एक डेफिनेट डायरेक्शंस में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उसकी टेंडेंसी होगी उस डायरेक्शन में मूव करने की। क्या बताया मैंने कि अगर हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लगता है, और उस डेफिनेट डायरेक्शन में वो मूव करने की टेंडेंसी रखता है। अगर वो फ्री है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो वो उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा है, वो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो मूव जिस पाथ पर करता है बच्चों, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव स्मॉल चार्ज को कहाँ रख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जिस पाथ पर मूव कर रहा है वो पाथ या कर्व हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताई कि कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उस पे मूव कर रहा है। tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। सही है? यानी कि अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने वो मूव कर रहा है कौन पॉजिटिव चार्ज, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो बच्चों वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो मैंने क्या बताया
कि अगर हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या कर रहा है, मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है। वो जिस पाथ या कर्व पर मूव करता है उसे हम इलेक्ट्रिक क्या बोल रहे हैं, फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। और उस पर किसी भी पॉइंट को लें और टेंजेंट ड्रॉ करें तो बच्चों वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कर्व है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है। मैं एक पॉइंट लेता हूं P, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, जो इसमें टेंजेंट की डायरेक्शन है। और मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं Q, तो इस पे मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने एक पॉइंट और लिया तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई कि वो जो चार्ज जिस पाथ पर, जिस कर्व पर मूव कर रहा है बच्चों, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और उस पर हम जो कोई भी पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है बच्चों वो हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब देखो बच्चों, हमने जब कोई भी पॉइंट चार्ज लिया था तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यानी कि किसका, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो भाई, एक मैंने क्या ले लिया है, पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी एक डायरेक्शंस होगी डेफिनेट, उस डायरेक्शंस को हम वेक्टर से शो करते हैं। किससे बच्चों, वेक्टर से। और जो वेक्टर की लेंथ होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी बात क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, उस जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर से शो कर रहे हैं। और जो उसकी लेंथ है, किसकी, उस वेक्टर की लेंथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी बच्चों ये छोटी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा यानी कि डिक्रीज होता चला जाता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। तो क्या कर रहे हैं हम, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर से शो कर रहे हैं और वेक्टर की लेंथ घटती चली जा रही है जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये और ये हो गया। इसकी जो लेंथ है वो क्या कर रही है, डिस्टेंस के साथ घट रही है। अब हम अगर इसके वेक्टर जो हैं उनको ज्वाइन करें, जो इनके ये आपको वेक्टर के दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर हम ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार और बता दे रहा हूँ मैंने क्या करा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को किससे पॉइंट किया है, वेक्टर से। जो वेक्टर की लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर भी घट रही है। अब अगर हम इसको वेक्टर्स को ज्वाइन करें तो जो हम जिससे कर रहे हैं, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों बातें क्लियर हो गई। फिर से एक बार तीनों चीजें बता देता हूं मैं कि भाई किसी भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शंस में उस पर फोर्स लग रहा है, उस तरफ वो क्या कर रहा है, टेंडेंसी रख रहा है मूव करने की। वो जिस पाथ पर या कर्व पर मूव करता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और उस पाथ पर हम कोई भी पॉइंट लें, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी है वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। क्लियर है। और ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसकी जो डायरेक्शंस है उसको हम वेक्टर से शो कर रहे हैं। और जो वेक्टर की आपको लेंथ है वो डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है लेंथ के साथ साथ। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। देखते हैं अब आगे।
तो बच्चों अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लूं और उसमें किसी दूसरे जो हमारा एक टेस्ट चार्ज होगा उसे रखें तो किधर जाने की टेंडेंसी होगी उसे देखते हैं। ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है +Q, सही है। और अगर मैं एक स्मॉल यानी कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेता हूं, क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो बच्चों ये किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, इस डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पर, रिपल्शन होगा पॉजिटिव के बीच में, ओके। और अगर मैं एक निगेटिव चार्ज लेता हूं और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, टेस्ट चार्ज हमारा अब भी कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो बच्चों इधर। क्लियर है। अब एक में वो कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है, एक में किधर आ रहा है, इनवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसी नज़र आएंगी आपको। मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, वेक्टर से। और ये जो टेस्ट चार्ज है वो किधर जाएगा, तो वो टेस्ट चार्ज आपका अबे जाएगा। ये आपका क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्लियर है इतनी बात। और अगर मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ बच्चों, ये क्या लिया मैंने, माइनस, तो इसकी वजह से जो आपकी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी बच्चों, वो आपकी इन्वर्ट होंगी। यानी कि जो हमारा चार्ज है टेस्ट चार्ज वो किधर आएगा, अंदर आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो किसकी डायरेक्शंस किधर है, रेडियली, रेडियली क्या है, आउटवर्ड है। और इसकी क्या है, तो रेडियली इनवर्ड है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। क्लियर है इतनी बात कि अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो सिंपल सी बात है, ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव, इसमें रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शंस में मूव करेगा। और ये डायरेक्शंस जो मूव करने की होगी, यही पाथ, यही जो है हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर हमारा निगेटिव चार्ज है तो वो इस और टेंडेंसी रखेगा आने की, तो ये इस तरह से मूव करेगा, तो ये जो होगी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सिंपल। आपको मैं समझ लो कि आप चार्ज हो और आपको मैं छोड़ देता हूं और आप क्या कर रहे हैं, किसी कर्व के अलोंग मूव करते हुए चले जा रहे हैं, वही कर्व वही पाथ, सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक बात और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चों, वो आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसी हैं, इमेजिनरी लाइंस। लेकिन ये जिसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों वो रियल है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर आप देखो तो बच्चों ये रिप्रेजेंट किसको करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इमेजिनरी नहीं है, ये कैसा होता है, तो ये रियल है। क्लियर इतनी बात कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये जिसको रिप्रेजेंट कर रही हैं वो हमारा कैसा है, रियल है। और बच्चों ये हमारे क्या होती हैं, स्पेस कर्व होती हैं। क्या होते हैं, स्पेस कर्व्स। ये कह सकते हैं कर्व इन 3 डायमेंशंस। क्लियर है। तो ये स्पेस कर्व्स हैं, यानी कि ये जो होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका कर्व होता है। ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन जिसको रिप्रेजेंट करती हैं वो बच्चों हमारी क्या है, रियल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इसको फटाफट से लिखो। अब बच्चों हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, बीच में वो कहीं भी ब्रेक नहीं होती। यानी कि अगर ये है तो ये एकदम कंटिन्यूअस है, ऐसे नहीं है कि भाई चली फिर टूट गई फिर चली, ये गलत है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are continuous curve without
विदाउट एनी ब्रेक। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं जो कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, क्योंकि ब्रेक होने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ना होना। क्लियर है इतनी बात। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं उस पर टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। क्लियर है इतनी बात। यानी कि टेंजेंट to the electric field lines gives the direction of electric field at that point। यानी कि अगर हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को दे रही है। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। चलो भाई अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। यानी कि ये अगर मैं एक प्लस चार्ज ले लूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? आपकी निकलेंगी। अब अगर सिर्फ और सिर्फ यही पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये कहाँ पर टर्मिनेट होंगी? एट इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है इतनी बात। और अगर ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टर्मिनेट कहाँ होंगी? टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, कहाँ पर जाके मिल रही हैं? तो इन्फिनिटी पर मिल रही हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? मिलती हैं। तो निकल कहां से रही होंगी बच्चों? तो भाई वो निकल रही होंगी हमारी कहां से? इन्फिनिटी से। ओरिजिनेट कहां से हो रही है? इन्फिनिटी से। अगर सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो कहां से हो रही है? एट ओरिजिनेट या स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। फ्रॉम इन्फिनिटी। तो क्लियर है इतनी बात कि एक कंटिन्यूअस कर्व है, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को दिखा रहा है, पॉजिटिव से निकल रही हैं। और अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी पर जाके मिल रही हैं, और अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास क्या कर रही हैं? इस पर एंड हो रही हैं। तो कहाँ से आ रही होंगी? कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी? तो इन्फिनिटी से। चारों प्रॉपर्टी ये क्लियर है। चलो भाई फटाफट लिखो। अब देखते हैं हम पांचवी प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोर्ड में आपको नजर आएंगे। और ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान में होंगी तो आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो भाई देखते हैं फिर क्या कहती है बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया कि कहां से निकली? पॉजिटिव से। कहां पर मिली? नेगेटिव पर। तो बच्चों अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लूं और दूसरा मैं नेगेटिव चार्ज लूं तो ये पॉजिटिव से निकलेंगी और कहां पर जाके मिलेंगी? नेगेटिव में। इस तरह से। क्लियर है इतनी बात। ये जा रही हैं भाई, यहां से निकल रही होंगी, यहां से निकल रही होंगी ये, और कहां पर मीट कर रही हैं? तो भाई इसमें आकर मीट कर रही हैं। क्लियर है। तो प्लस से निकली, कहां पर चलेगी? माइनस में। अब बच्चों इसने कहीं क्लोज लूप तो बनाया नहीं, ऐसे तो था नहीं कि भाई प्लस से निकली और प्लस में ही आके मिल गई, या ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो बच्चों ये हमारी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप।
ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, इतनी बात कि क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं कौन, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। और ये एक दूसरे को बच्चों कट भी नहीं करती, यानी कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। ठीक है बच्चों, एक दूसरे को कट भी नहीं करती। जैसे कि अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? जिस पॉइंट पर बच्चों ये कट कर रही हैं वहां पर ध्यान से देखो, एक टेंजेंट आपको इधर मिल रही है और एक टेंजेंट इधर मिल रही है, यानी कि आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहे हैं, हाँ है ना। यानी उस पॉइंट पर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। यानी इस पॉइंट पर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, लूप नहीं बना रही हैं, कट नहीं कर रही हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं ये कहूँ कि इस चार्ज से 100 निकलेंगी 200 निकलेगी, नहीं, ये रिलेटिव अमाउंट होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इससे जो निकलने वाली लाइंस है वो मैंने 100 दिखा दी, वो तो 100 करने वाले के ऊपर है। अब ऐसे मत समझना कि भाई इससे 100 निकलेंगे इससे 200, नहीं, इट्स अ रिलेटिव अमाउंट। लेकिन अगर मैं 3 माइक्रोकूलम लेता हूं तो इसके रिलेटिव में इसके 75 होंगी। अगर ये 100 देगा तो ये भैया 75 देगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है? अगर आपका चार्ज बड़ा है तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होंगी। जैसे मैं एक चार्ज लेता हूं +Q1, तो इसकी जो लाइंस हैं वो मैंने ये दिखा दी, और एक मैं चार्ज लेता हूं +Q2, तो मैंने ये लाइन दिखा दी। ठीक है, अब बताओ किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं? ये तो सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 से। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज पर। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, माइनस प्लस में नहीं, मैग्नीट्यूड, जिसका चार्ज ज़्यादा, सिंपल सी बात है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। यहाँ तक क्लियर है? साथों के साथ प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती हैं, और कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर वो कट करेंगी तो इसका मतलब क्या है? वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जो पॉसिबल नहीं है और क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? फटाफट लिखो, बढ़ते हैं फिर अगली प्रॉपर्टी की ओर। क्या कहती है अगली प्रॉपर्टी? यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, 7 प्रॉपर्टी हमारी हो गई हैं, अगली की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम 8 प्रॉपर्टी अब देख रहे हैं। क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है तो बच्चों जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो ये कहती है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी? तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इन द रीजन वेयर there is no electric field, अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर absent। कैसी होगी? absent। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर।
जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर हुआ, पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से शुरू होंगी इसकी सरफेस से। क्लियर है। तो कंडक्टर में अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लाइंस भी नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने बताया इन द रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। क्लियर है इतनी बात। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर ये सरफेस की क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। तो अगली प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to the surface of conductor। जो भी कंडक्टर की सरफेस है उसके नॉर्मल होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि सरफेस के क्या है, जैसे कि मैंने कंडक्टर लिया तो इस सरफेस के नॉर्मल होगी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं तो इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है जहां से निकल रही है। और जहां पर ये मान लो एक मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, चाहे कैसे भी ऐसे घूम कर आ रही हो तो इस सरफेस के क्या होंगी, ये नॉर्मल होंगी। अगर ऐसे आ रही हैं तो इस सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। क्लियर है इतनी बात। नेगेटिव है तो इसकी अंदर की ओर जा रही होंगी, इस सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल। क्लियर है, सरफेस के नॉर्मल होती। अब ये आता दिमाग में कि सरफेस के नॉर्मल क्यों हैं, भाई ये भी तो आता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं कंडक्टर ले रहा हूं और ये जो है अब हमारी सरफेस के नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पर है। किस एंगल पर है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर जा रही हैं। क्लियर है इतनी बात। किस पर जा रही हैं, थीटा एंगल पर। अब देखो आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। तो एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा बच्चों, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि मैंने क्या करा, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी एंगल पर ले लिया, तो उसके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर दिए, एक ई कोस थीटा, दूसरा ई साइन थीटा। यानी कि उस कंडक्टर की सरफेस पर एक टेंजेंशियल कंपोनेंट पैदा हो गया। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये जो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट नजर आएंगे, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बच्चों क्या करेंगे, इस चार्ज को मूव कराएंगे। ये चार्ज जो है बच्चों, ये क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये मूव करा तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो नहीं होगा। अगर ये मूव करा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो खत्म हो जाएगा, यानी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगी। क्यों, हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज एट रेस्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, ये क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। और ये जीरो तभी हो सकता है जब साइन थीटा जीरो हो, यानी थीटा जीरो हो। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जब निकल रही हैं और जब एंटर कर रही हैं वो सरफेस के नॉर्मल होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इन नो प्रॉपर्टी में। क्लियर है। चलो भाई अब देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है सब। चलो 9th प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बता ही दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी किस पर हैं, किस पर, मैग्नीट्यूड यानी ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रही हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रही हैं। चलो भाई अब देखते हैं अपनी 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है। 10th प्रॉपर्टी देखते हैं। एक और, जैसे आपने देखा होगा पानी हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, तो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की ओर। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लो
आर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसकी ओर जा रही हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, एक नहीं, दो चार्ज ले सेम, एक प्लस क्यू लिया हुआ है और दूसरा भी प्लस क्यू, दोनों के दोनों कैसे चार्ज हैं? सेम अमाउंट के हैं, सेम नेचर के हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई? देखो, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकल रही होंगी, 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 ये निकल रही होंगी, ये है, ये इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया। तो बच्चों, अगर मैं देखूं तो इनके ठीक मिड में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। इस पॉइंट पर, ठीक इनके मिड में, मिड पॉइंट पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, मिड पॉइंट पर, क्योंकि दोनों का चार्ज का अमाउंट क्या है? सेम। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक मैं Q1 ले लेता हूं और एक Q2 लेता हूं, और Q2 को बड़ा ले लेता हूं मैं किससे? Q1 से, तो इससे तो ज़्यादा लाइंस निकलेंगी। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दो चार्ज इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में, तो जो बीच में उनकी लाइन ज्वाइनिंग पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, वो उसके पास होगा पॉइंट जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो किसका छोटा है? Q1 का। तो इसके पास होगा वो पॉइंट। लाइंस तो इधर से भी निकल रही होंगी, ऐसे भाई, ये जा रही हैं, ठीक है, ये हमारा Q1 था, इधर से जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये और ये, लेकिन इससे दूर की ओर होंगी क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो बड़ा है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज के पास होगा। क्लियर है? उसके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अगर आपको कोई प्लेन शीट दे दी जाए, क्या दे दी जाए? प्लेन शीट, तो उसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हैं? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ऐसी लाइंस जा रही होंगी, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है कि एक आपको नेगेटिव दे दे प्लेट और दूसरा एक चार्ज दे दे प्लस Q, तो यहाँ से निकलेंगी और इसमें जाएंगी ऐसे, और क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, प्लस से निकल रही हैं, माइनस में एंटर कर रही हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इससे भी शो करने को आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इन 11 की 11 प्रॉपर्टी में फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज होती हैं, ये ध्यान रखना, जितनी क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्या याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है इतनी बात? यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है, ये आपके पास है, तो मैं एक रीज़न यहाँ P पॉइंट लिया और एक पॉइंट Q लिया, एक रीज़न मैंने ये लिया हुआ है और एक रीज़न ये लिया हुआ है। दो रीज़न हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बहुत क्लोज है, क्लोजनेस ज़्यादा है, तो बच्चों ये जो होगा वो हमारा रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और ये जो होगा वो हमारा रीजन ऑफ वीक फील्ड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक वीक फील्ड है, जहाँ क्लोजनेस ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर क्लोजनेस कम वो वीक, तो ध्यान रखोगे। दूसरी बात, जब लाइंस क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल होंगी, तो वो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि क्लोजनेस ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। बच्चों अगर मैं चार्ज आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक प्लस Q1 चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस आपको ऐसी दिखाई देती हैं निकलती हुई, जो सरफेस के क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं और स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से। एक चार्ज और लेता हूँ मैं, मान लो इसको Q, मैंने Q2 ले लिया, तो ऐसे लाइन आ रही होंगी, क्लियर है। और अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको पास पास ला रहा हूँ, तो देखो भाई ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ Q1 ले लूँ और यहाँ पर Q2 लूँ, तो अगर ये अलग अलग है तो इसकी लाइंस को ध्यान से देखो, और अगर पास पास है तो देखो ध्यान से, ये माइनस है सॉरी, ठीक है। तो ऐसे लाइंस होंगी इस तरह से, इस तरह से, हाँ या ना, यानी कि इस तरह से आ रही होंगी। यानी कि जो लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो, जो ये लाइन है ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई लेंथ वाइज, क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। यानी कि जो आपको पहले ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो कैसी होती दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, यानी लेंथ वाइज। यानी कि कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लॉन्गिट्यूडनली, तो ऐसा बिहेवियर वो इसलिए दिखा रही हैं कि ये किसको एक्सप्लेन कर रही हैं, अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस have a tendency क्या, have a tendency to contract longitudinally। अगर उसकी टेंडेंसी कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, तो ये करती है एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, दो अपोजिट नेचर के चार्ज लूं, तब कैसा होगा, इसे फटाफट आप लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। कि अब अगर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, दो चार्ज तो ले रहा हूं, लेकिन दोनों की नेचर, यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं। तो देखते हैं अब उसको कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैंने एक Q1 लिया और इस बार एक क्या ले लिया है, माइनस की जगह प्लस ले लिया है। सही है, तो कैसे हो जाएंगी ये लाइंस, ये आपको कुछ लाइंस ऐसे दिखाई देंगी, कुछ ऐसी तो दिखाई देंगी। यानी कि जो लाइन ऐसे जा रही थी बच्चों, अब वो कैसी हो गई, एक्सपैंड हो गई। कैसी हो गई है, अब ये एक्सपैंड हो गई। पहले अब क्या हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हो गई है, एक्सपैंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपैंड कैसी, लेटरली। अगर वो एक्सपैंड हो रही हैं लेटरली, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सप्लेन करती हैं रिपल्शन। किसको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो बच्चों ये एक्सप्लेन करती हैं, रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, दो लाइक चार्जेस के बीच में जो रिपल्शन है उसको एक्सप्लेन करती हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। 13 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जो लाइंस होती हैं वो एक कंटिन्यूस कर्व है, पॉजिटिव से निकल रही हैं। अगर वो सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, तो वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगे। और सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से आ रही हैं और निगेटिव में मिल रही हैं। और ये कंटिन्यूस कर्व होती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती।
क्लियर है इतनी बात। और मैंने बताया कि दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उस पॉइंट पर कट करती हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल निकलती हैं, और जहां मिलती हैं वहां भी सरफेस के नॉर्मल होते हैं। और मैंने बताया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। वो जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर दो लाइन क्या शो कर रही हैं कि उनकी टेंडेंसी कैसी है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनमें अट्रैक्शन है, और अगर क्या है एक्सपैंड हो रही हैं लेटरली, तो वो कैसी हैं, लाइक चार्ज को दिखाती हैं। ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी। अब बच्चों आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली। उसको हम देखना चाह रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वही कंसिस्ट कर रही हैं। चलो भाई अब उसको भी देख लेते हैं, लिख लिया ये। चलो अब हमारा ये लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। फिर हम बच्चों इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आए हुए हैं कंपटीशन में, बहुत ही आसान है। चलो भाई अब इसे देख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई तो बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आपने देखा था। चलो मैंने क्या करा, एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया, उसमें से ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P, और यहाँ से R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, P1 ले लिया, दूसरा P2 ले लिया। क्लियर है, ओके। यहाँ पर जो लिया हुआ है ये आपका एक एरिया है, और दूसरा ये लिया हुआ है, सही है। दोनों से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, सेम है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं ये लिखता हूँ, आपने सॉलिड एंगल पढ़ा है, बिल्कुल सॉलिड एंगल क्या होता था, सरफेस एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपका क्या होता था, सॉलिड एंगल। क्लियर है, ओके। अब देखो अगर मैं n क्या ले रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही है। और एक चीज़ का हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कंपेयर कर रहे थे, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई। दो पॉइंट कंसीडर करें, एक P1 और P2, जिनके डिस्टेंस R1 और R2 है, और सॉलिड एंगल आपको बताया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी एक तरह से मैं डेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट, यूनिट एरिया एलिमेंट एट P1। P1 पर देखना चाह रहे हैं कितनी लाइंस हैं बच्चों, n अपॉन एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, सॉलिड एंगल इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सॉलिड एंगल तो दोनों का सेम ही है, डिस्टेंस पहले वाले की कितनी है बच्चों, R1 स्क्वायर। क्लियर है, चलो भाई अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि हम सिर्फ डेंसिटी निकाल रहे हैं। अगर हमारी डेंसिटी निकल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कंपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट एट P2, कोई दिक्कत, बस डिस्टेंस में चेंज होगा, कोई और तो चेंज होना नहीं है। अब मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूं, वो रेशियो किसको देगा बच्चों, तो वो ही रेशियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है, क्या, n अपॉन सॉलिड एंगल R1 स्क्वायर, n अपॉन सॉलिड एंगल R2 स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो कैंसिल हो गई, क्या आ गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये आपका आ गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
r²। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि हमने एक चार्ज कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई, वहां से 2 पॉइंट लिए, एक r1 डिस्टेंस पर और एक r2 डिस्टेंस पर। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जो हमारी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो दोनों से कितनी है, फिर उनका रेशियो निकाला, तो उससे हमारा क्या आ गया कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये सारी बातें क्लियर हैं? चलो तो जल्दी से फटाफट लिखो। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, IIT 1996 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, मेटल सरफेस या कंडक्टर जो होता है उसके सरफेस से वो नॉर्मल होती हैं। क्लियर है इतनी बात? क्लोज लूप नहीं बनाती और एक दूसरे को कट नहीं करती। ये कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रख लो, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? अब देखो अंदर तो होनी नहीं है, तो यानी कि ये दोनों तो गलत हो गई, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ही नहीं। तो 1 और 2 तो गलत। क्लियर है? अब आते हैं 3 और 4 पर। देखो क्या 3 आपकी अंदर है तो नहीं है, लेकिन क्या ये नॉर्मल बना रही है? तो भाई ये नॉर्मल नहीं बनाती। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने पढ़ा है किसी भी सर्कल पर अगर कोई नॉर्मल बना रहा है तो इसका मतलब वो अगर उसे आगे बढ़ाओ तो वो सेंटर से पास करता है। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो क्या सेंटर से पास करता? नहीं। क्या इसे आगे बढ़ाऊं तो सेंटर से पास करता है? हाँ। तो यानी कि जो नॉर्मल होते हैं अगर हम उसको आगे प्रोड्यूस करें तो भाई वो सेंटर से पास हो जाएंगे। तो ये क्या कर रही है? इससे नॉर्मल बना रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। समझ में आ गई? यानी कि कोई भी मेटल स्फीयर या कंडक्टर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और जो भी होंगी वो सरफेस से कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी सरफेस के। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अगला देखो बच्चों क्वेश्चन है, ये IIT 2001 में आया था। ये कह रहा है कि आपके पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और इनको इक्विलेटर ट्रायंगल पर रखा हुआ है। तो आपको देखो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि भाई एक से निकलेंगी दूसरे में एंटर करेंगी, नहीं, पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती ही है, एंटर तो करती नहीं है। ये बात होगी गलत। अब ये देखो दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन एक दूसरे को मीट करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत है। क्लियर है? अब इस पर आते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है, ना ये क्लोज लूप बना रही ना ये कट कर रही और ना ही ये ऐसा है कि एक से निकल रही दूसरे में जा रही हैं, तो ये ऑप्शन सही है। ये देख लो आप इसमें कैसे बना रही है क्लोज लूप। तो क्लियर है? आपको क्या देखना है इसमें? देखो एक से निकली है दूसरे में चली गई है, ऐसा होता नहीं है कि दोनों अगर सेम चार्ज है तो दोनों से लाइन निकलेंगी ही, कट एक दूसरे को करेंगी नहीं, क्लोज लूप बनाएंगी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो फटाफट लिखो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो 2015 में आया है, देखो क्या कह रहा है। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज इन लोअर हाफ। ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। चलो भाई बस दिमाग में यही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में मिलती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती और वो स्मूथ कर्व, ध्यान रखना है, स्मूथ कर्व बनाती हैं, कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। अब देखो ये प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही है, सही बात है, लेकिन ये स्मूथ कर्व नहीं बना रही है, ऐसे बन गए हैं कोने से ये। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरी इसमें देखो ये सरफेस के नॉर्मल ही नहीं है, तो ये बात भी गलत है। क्लियर है इतनी बात? स्मूथ कर्व नहीं है, सरफेस के नॉर्मल नहीं है। चलो भाई इसमें आते हैं। देखो ये भी यही है कि पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, लेकिन स्मूथ कर्व नहीं बना रही। तो अगर आप देखो तो सबसे सही आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, स्मूथ कर्व बना रही है, कंटिन्यूअस कर्व बना रही हैं और सरफेस के नॉर्मल है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई ये हमारा 2003 में आया था IIT में। क्या कहता है? A metallic cell has a point charge Q kept inside its cavity। एक खोखली जगह है उसके अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। ठीक है, which one of the following diagram correctly presents। अब ध्यान रखना कि अगर हमने जहां पर रखा हुआ है वो जो आपको किसके अंदर रखा हुआ है? एक मेटेलिक सेल। तो मेटेलिक सेल जो हमारी मेटेलिक सेल है वो एक कंडक्टर है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, जबकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत। अब ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। चलो भाई, और ये बिल्कुल सेंटर पर नहीं है। क्या है? सेंटर पर नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है।
ये भी गलत। ये देखो मेटेलिक जो सेल है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, बिल्कुल सेंटर पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। डी को भी देख लेते हैं। तो देखो डी में अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि नहीं होती। तो बच्चों हमें दिमाग में रखना क्या है कि जो भी हमारे पास मेटल यानी कंडक्टर होते हैं उसके सरफेस से नॉर्मल बनाती हैं और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। ध्यान रखना ये बिल्कुल खोखली जगह है, यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं है। जो मेटेलिक सेल है वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो तुम्हें बच्चों सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर जो भी क्वेश्चंस करे वो सब कुछ क्लियर है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।